रिबॉर्न होने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया वो था उस अज़ूर बर्ड का गला घोटना, जिसे मैंने पूरे 10,000 सालों तक अपने खुद के असली खून एसेंस ब्लड से पाला था। वजह बहुत साफ और सिंपल थी। मेरी पिछली जिंदगी में मेरे असेंशन के दिन जिस अज़ूर बर्ड के साथ मैंने अब ब्लड बॉन्ड बनाया था वो अचानक उड़कर मेरे जूनियर भाई मो चांगकिंग के पास चला गया। मो चांगकिंग उस अज़ूर बर्ड पर सवार हुआ और 5 लेयर्स ऑफ हेवनली लाइटनिंग को पार कर गया, जिससे उसे एक गोल्डन इमॉर्टल बॉडी मिल गया। वहीं दूसरी तरफ मैंने अपना दिव्य पक्षी खो दिया और मुझ पर आसमानी कहर हेवनली ट्रिब्यूलेशन टूटा, जिससे मेरी आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई और मेरी सारी कल्टिवेशन बिखर गई। इसके बाद मो चांगकिंग ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसका दिव्य पक्षी चुराया था। मेरे ही साथी शिष्यों ने मेरी इमॉर्टल बोन को शरीर से बाहर निकाल दिया और मुझे डेमन वॉल्ट फेंक दिया, जहाँ मैंने दसियों हजार सालों तक अंतहीन यातनाएं झेली। मरने तक मैं ये समझ ही नहीं पाया कि जिस एजियोर बर्ड को मैंने अपने खून से सींचा था उसने मुझे धोखा देकर मो चांगकिंग को अपना मालिक क्यों चुना। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं असेंशन से पहले के समय में वापस लौट चुका था। जल्द ही तुम सभी शिष्यों के लिए आगे बढ़ने असेंट का दिन आने वाला है। एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, मिंग कांग, इन सभी शिष्यों में तुम्हारी प्रतिभा टैलेंट सबसे शानदार है। यह अफसोस की बात है कि मेरे बेटे में तुम्हारी जैसी काबिलियत नहीं है। वह पैदाइशी तौर पर मंदबुद्धि है। यदि उसमें तुम्हारी प्रतिभा का 10,000वां हिस्सा भी होता तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। अपने सामने खड़े व्यक्ति वेनरेबल जिंडू को देखकर मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मेरा सच में पुनर्जन्म हो चुका है। मेरे दिल में नफरत का एक भयंकर तूफान उमड़ पड़ा। मेरी पिछली जिंदगी का दुख मेरी इमॉर्टल बोन खोने के दर्द से भी कहीं बढ़कर था। डेमन वॉल्ट का वो अपमान और टॉर्चर ऐसी चीजें थीं जिन्हें मैं अनगिनत जन्मों के बाद भी कभी नहीं भूल सकता था। वेनरेबल जिंडू उत्साहपूर्वक मेरी तारीफ करते रहे। मेंग चांग, तुम सेक्ट मास्टर के सबसे पसंदीदा शिष्य हो। तुम्हारा असेंशन नजदीक है। तुम्हें अपने दिव्य पक्षी को ठीक से ट्रेन करना चाहिए और एक गोल्डन बॉडी हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मेरा दिल नफरत से जल रहा था, फिर भी मैंने अपना सिर झुकाया और ऊपर से विनम्रता पूर्वक मुस्कुराया। कृपया निश्चिंत रहें वेनरेबल, मैं पूरी लगन से कल्टीवेशन करूंगा और सफलता पूर्वक असेंट करूंगा। सच तो यह है कि असेंशन केवल किसी की कल्टीवेशन पर निर्भर नहीं करता था, यह इस बात पर भी निर्भर करता था कि आप डिवाइन बीस्ट की ताकत कितनी है। एक शक्तिशाली दिव्य पक्षी अपने मालिक को आसमानी विपत्तियों का सामना करने में मदद कर सकता है और यहाँ तक कि 10,000 साल की कल्टीवेशन भी दे सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सुना था कि अगर मैं अपने दिल के खून हार्ट्स ब्लड का उपयोग करके किसी दिव्य पक्षी के साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ तो वह बुद्धिमान हो जाएगा और मुझे असेंट करने में मदद करेगा। इसी विश्वास के कारण हर एक दिन मैं एक चांदी की सुई से अपनी छाती को छेदता था और अपने खुद के जीवन से एजियोर बर्ड को पोषण देने के लिए उबलते हुए ताजा खून का एक कटोरा निकालता था। वह एजियोर बर्ड तेजी से 7 रंगों के पंखों वाला हो गया और आखिरकार उसने अपनी खुद की प्राइमोर्डियल स्पिरिट विकसित कर ली। वह मेरे साथ डुअल कल्टिवेट भी कर सकता था। सामान्य एजियोर बर्ड केवल उड़ने वाले वाहनों के रूप में काम कर सकते थे और कभी कभार पानी निगल सकते थे या आग उगल सकते थे, लेकिन उनकी जादुई क्षमताएं बिल्कुल लेवरेज थीं। मेरी तरह एक प्रिमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करने की क्षमता रखने वाला एजियोर बर्ड पहले से ही एक टॉप टियर दिव्य पक्षी माना जाता था। असेंशन के दिन मैं आसमानी आपदा हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के लिए अपने 7 रंगों वाले एजियोर बर्ड को लाया था, लेकिन जैसे ही मो चांगकिंग सामने आया पक्षी ने अपने पंख फैलाए और सीधे उसके पास उड़ गया। मो चांगकिंग ने अहंकार से मुस्कुराते हुए पक्षी के पंखों को सहलाया और सार्वजनिक रूप से मुझ पर चिल्लाया, सीनियर भाई, तो चोरी होने के बाद मेरा दिव्य पक्षी यहाँ आया था। आपने इसे एक सामान्य एजियोर बर्ड से बदल दिया, यानी असली चोर आप ही थे। लेकिन सीनियर भाई, ये 7 रंगों वाला एजियोर बर्ड मेरे द्वारा हर एक दिन पाला गया है। इसका मेरे साथ पहले से ही एक गहरा रिश्ता है। आप चाहे कितनी भी चोरी कर लें, आप इसे मुझसे कभी नहीं छीन सकते। जैसे ही अन्य शिष्यों ने 7 रंगों वाले एजियोर बर्ड को देखा, उन सभी ने मो चांगकिंग की असाधारण प्रतिभा की प्रशंसा की। फिर वे तुरंत मुड़े और बिना किसी झिझक के मेरा मजाक उड़ाने लगे। मैं सच में सोचता था कि मेंग कांग प्रतिभाशाली है, पता चला कि वह तो बस एक चोर है। दिव्य पक्षियों को उनके मालिकों द्वारा सावधानी पूर्वक पाला जाता है और वे उनके लिए गहरी भावनाएं विकसित करते हैं। ऐसी चीज को भला कोई कैसे चुरा सकता है। शिष्यों ने हमेशा मो चांगकिंग का पक्ष लिया था। ये केवल इसलिए नहीं था क्योंकि वह संप्रदाय का सबसे छोटा जूनियर भाई था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि वह वेनरेबल जिंदू का सगा बेटा था। मेरे 7 रंगों वाले दिव्य पक्षी पर सवार होकर मो चांगकिंग आसमानी बिजली की 5 परतों को तोड़ने वाला और एक अमर सोने का शरीर गोल्डन इमॉर्टल बॉडी बनाने वाला पहला व्यक्ति बन गया। इस बीच मेरे साथी शिष्यों ने मेरी अमर हड्डी को चीर
चीरकर बाहर निकाल दिया। कोई कल्टीवेशन न बचने के कारण मुझ पर आसमानी बिजली तब तक गिरती रही जब तक कि मेरा मांस काला और झुलस नहीं गया। और तब भी मो चांदकिंग ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और प्रस्ताव रखा, सीनियर भाई, अब आपके पास कोई अमर हड्डी नहीं बची है। मेरी पिछली जिंदगी में मो चांदकिंग ने मुझे देखकर कहा था, तुम केवल तियानई संप्रदाय टियनी सेक्ट के नाम पर कलंक लाओगे। हालांकि मैं अपने दिव्य पक्षी को चुराने के लिए आपको दोष नहीं देता, लेकिन गलती करने वालों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा के तौर पर आप 10,000 साल तक डिमन वॉल्ट में तड़पेंगे। मेरे सभी साथी शिष्यों ने मो चांदकिंग की दयालुता की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि उसने मेरी जान बख्श दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वह मौत से भी बदतर था। उन्होंने मुझे डिमन वॉल्ट में फेंक दिया, जहां मुझे हर एक दिन कुचला और अपमानित किया गया। मैंने वहां 10,000 साल तक अंतहीन पीड़ा झेली और आखिरकार तड़प तड़प कर मेरी मौत हो गई। इस जीवन में अपने कमरे में लौटने के बाद मैं तुरंत अपने सामने रखे पिंजरे की ओर बढ़ा। अंदर वही एजियोर बर्ड था जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में बड़े प्यार से पाला था। पक्षी धीरे धीरे मेरे पास आया और स्नेह से अपनी गर्दन को मेरे हाथ पर रगड़ने लगा। जैसे ही मैंने उसकी गर्दन को सहलाया, अतीत की यादें मेरे दिमाग में कौंध गईं। तभी मेरी उंगलियां कस गईं। एक तेज झटके के साथ मैंने तुरंत उसकी गर्दन मरोड़ दी। मेरा दिल एक ही समय में दर्द और नफरत से भर उठा, लेकिन अपने मालिक को धोखा देने वाले जानवर को इस दुनिया में कभी भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। इस बार मैं देखना चाहता था कि मो चांदकिंग इसके बिना कैसे असेंड करता है। इसके बाद मैं मुड़ा और सीधे इमॉर्टल स्पिरिट फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। अपनी पिछली जिंदगी में जब मैंने पहली बार उस जंगल में प्रवेश किया था तो मैंने इमॉर्टल एनर्जी से भरे कई एजियोर बर्ड्स देखे थे। जिसे मैंने अंततः चुना था वह जंगल के भीतर घायल पंख के साथ पड़ा हुआ था, जो बमुश्किल जीवित था। मुझे उस पर दया आ गई थी और मैं उसे संप्रदाय में ले आया था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। मुझे एक नया पक्षी पकड़ना था। चूंकि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 7 रंगों वाले एजियोर बर्ड को सफलतापूर्वक पाला था, इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि मैं इसे दोबारा नहीं कर सकता था। अमर आत्मा वन में प्रवेश करने के बाद मुझे जल्द ही पेड़ों के बीच से एक एजियोर बर्ड की साफ आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए मैंने जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखा, जहाँ मुझे अमर जड़ी बूटियों इमॉर्टल हर्ब्स के एक टुकड़े के पास एक छोटा पक्षी मिला। उसका शरीर पतला और कमजोर था, लेकिन उसके पंख एक असाधारण चमक से चमक रहे थे। देखते ही मैंने उसे उठाया और वापस संप्रदाय ले आया। इस बार मैं बेहद सतर्क था। हर दिन मैं उस छोटे पक्षी को एक पिंजरे के अंदर रखता था और पूरी निष्ठा से उसे खाना खिलाता था। साथ ही मैंने अपने कमरे के प्रवेश द्वार के चारों ओर शक्तिशाली तावीज, पावरफुल टैलिस्मन्स लगा दिए ताकि कोई भी शिष्य आसानी से अंदर आकर हस्तक्षेप न कर सके। मैं एक बार दूसरों पर भरोसा करने की कीमत चुका चुका था और मेरा उस गलती को दोहराने का कोई इरादा नहीं था। ये जीवन मेरा था और मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा था कि कोई भी, यहाँ तक कि मो चांदकिंग भी, मेरा भविष्य दोबारा न चुरा सके। इस बार मैंने आत्मविश्वास से सोचा, चलो देखते हैं कि मो चांदकिंग इसे कैसे चुराता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे एक चौंकाने वाली खबर मिली। मो चांदकिंग भी अमर आत्मा वन में गया था और खुद के लिए एक छोटा पक्षी लेकर लौटा था। शिष्य इस बारे में बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। जूनियर भाई कितने दयालु हैं, वह इतने छोटे पक्षी को क्यों पाल रहे हैं। उनमें से एक ने कहा, ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। इसका शरीर इतना छोटा है कि इसके पंख बमुश्किल इसका वजन संभाल सकते हैं। जैसे ही मैंने ये सुना मेरा दिल बैठ गया। मो चांदकिंग भी एक छोटा पक्षी पाल रहा था। ऐसा संयोग स्वाभाविक रूप से होने का कोई सवाल ही नहीं था। मैं तुरंत अपने कमरे में वापस भागा और अपने पिंजरे के अंदर के छोटे पक्षी को घूरने लगा। बिना किसी झिझक के मैंने हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। फिर मैंने एक बार फिर अमर आत्मा वन में प्रवेश किया। इस बार मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे छोटे पक्षी थे, वयस्क पक्षी थे या बूढ़े पक्षी थे। मैंने दर्जनों एजियोर बर्ड्स को पकड़ा और उन सभी को वापस संप्रदाय ले आया। उनमें से हर एक को एक ही पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया। मैंने जानबूझकर उन्हें खाना खिलाने से मना कर दिया, जिससे वे जीवित रहने के लिए आपस में लड़ने को मजबूर हो गए। आधा महीना बीतने के बाद केवल एक ही पक्षी जीवित बचा। यह एक भयंकर, युद्ध में माहिर वयस्क पक्षी था जिसने बाकी सभी को मार डाला था। जैसे ही मैंने अपने दिल का खून निकालने और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चांदी की सुई का उपयोग करने की तैयारी की, कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह एजियोर बर्ड अचानक बेचैन हो गया। उसने अपने पंख बेतहाशा फड़फड़ाए और दरवाजे की तरफ देखकर लगातार चिल्लाने लगा, मानो उसे किसी के आने का एहसास हो गया हो। ठीक उसी पल ओस्मिंथस के फूलों, ऑस्मिंथस फ्लावर्स की एक हल्की खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने अपना सिर घुमाया और मो चांदकिंग को वेनरेबल जिंदू के निवास की ओर जाने वाले रास्ते पर मेरे कमरे के पास से गुजरते हुए देखा। जैसे ही मो चांदकिंग नजर से ओझल हुआ, मेरे पिंजरे के अंदर के पक्षी ने चिल्लाना बंद कर दिया और
और वह शांत हो गया। मैं वहीं सुन्न होकर खड़ा रह गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा था? मेरे द्वारा पाला गया हर दिव्य पक्षी अंततः मो चांद किंग को अपना मालिक क्यों मान रहा था? डर ने धीरे धीरे मेरे दिमाग को जकड़ना शुरू कर दिया। उस रात वेनरेबल जिंदू ने मुझे बातचीत के लिए बुलाया। चर्चा समाप्त होने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरी मुलाकात तुरंत मो चांद किंग से हुई। उसने मेरी ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। सीनियर भाई, मैंने सुना है कि आपने अपने ही एजियोर बर्ड माउंट को मार डाला, उसने कहा। आप अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं। मैं आपको असेंशन के दिन शानदार ढंग से चमकते हुए देखने के लिए उत्सुक हूँ। आपको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसकी टोन में मनोरंजन का एक साफ संकेत था, मानो वह कुछ ऐसा जानता था जो मैं नहीं जानता था। फिर वह वेनरेबल जिंदू के कमरे में चला गया। जाने के बजाय मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और उनकी बातचीत सुनने लगा। वेनरेबल जिंदू ने पूछा, चांद किंग, तुम्हारे दिव्य पक्षी की प्रगति कैसी चल रही है? मो चांद किंग ने जवाब देने से पहले धीरे से हंसते हुए कहा, पिताजी, हाल ही में मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया। पहले मैंने एक छोटा पक्षी पाला था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। वह माउंट के रूप में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। ईमानदारी से कहूँ तो वह केवल सूप बनाने के लायक था। हाल ही में मैंने एक बहुत बेहतर तरीका सोचा। मैं अमर आत्मा वन में गया और 1 दर्जन से अधिक एजियोर बर्ड्स को पकड़ लिया। फिर मैंने उन्हें एक साथ एक पिंजरे में बंद कर दिया और उन्हें ट्रेन किया। मैंने उन्हें एक दूसरे को तब तक मारने दिया जब तक कि केवल एक ही जीवित नहीं बचा। अब केवल एक ही वयस्क पक्षी बचा है। इसे वश में करना कठिन और भयंकर है, लेकिन इसकी क्षमता असाधारण है। मेरा मानना है कि अगर मैं इसे ध्यान से पालूंगा तो यह अंततः 7 रंगों वाले एजियोर बर्ड में बदल जाएगा। मो चांद किंग द्वारा बोला गया हर एक शब्द ऐसा लग रहा था मानो वह जानबूझकर मेरी ओर निर्देशित किया गया हो। उसने जिस प्रक्रिया का वर्णन किया वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसका मैंने उपयोग किया था। हर एक कदम पूरी तरह से मेल खाता था। मैंने अपनी मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि मेरे नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। आखिर चल क्या रहा था? मुझसे कहाँ गलती हो गई थी? चाहे मैंने इस बारे में कितना भी सोचा, मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी एक विवरण मेरे दिमाग में घूमता रहा। इससे पहले जब मो चांद किंग मेरे पास से गुजरा था तो मुझे एक बार फिर उसके शरीर से ओस्मिंथस के फूलों ऑस्मिंथस की वही परिचित खुशबू आई थी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता था। जहाँ तक मुझे याद था, मो चांद किंग को कभी भी इत्र या खुशबू पसंद नहीं थी और तियानई संप्रदाय एक पवित्र अमर संप्रदाय था जहाँ शिष्य शायद ही कभी ऐसी सांसारिक सुगंधों का उपयोग करते थे। जितना अधिक मैंने इस बारे में सोचा, सब कुछ उतना ही अजीब होता गया और एक बढ़ते हुए एहसास ने मुझे बताया कि मेरी सारी पीड़ा के पीछे का रहस्य शायद ओस्मिंथस की उस हल्की सी खुशबू के भीतर छिपा हुआ था। तियानी सेक्ट में हर किसी का पूरा फोकस सिर्फ कल्टीवेशन पर था। चाहे पुरुष हो या महिला, किसी को भी कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन ठीक उसी पल मेरे दिमाग में एक बात धीरे धीरे साफ होने लगी। अपनी पिछली जिंदगी में असेंशन के दिन मो चांद किंग के शरीर से ऑस्मिंथस फ्लावर्स की वही हल्की खुशबू आ रही थी। अपने कमरे में लौटने के बाद मैंने पिंजरे में बचे आखिरी एजियोर बर्ड को घूर कर देखा। काफी देर सोचने के बाद मैंने एक खंजर डैगर उठाया और अपने ही हाथों से उस पक्षी को बेरहमी से मार डाला। जब मेरे द्वारा पाला गया हर एजियोर बर्ड आखिरकार मुझे धोखा ही देने वाला था, तो उसे जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं था। उस आखिरी पक्षी को मारने के बाद मैंने एक बड़ा फैसला लिया। अगर कल्टीवेशन का अंत तबाही और बर्बादी ही था तो मैं इस असेंशन को ही छोड़ दूंगा। बिना किसी झिझक के मैं सीधे वेनरेबल जिंदू के पास गया और घोषणा की, वेनरेबल, मैं मर्त्य लोक मॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ और वहाँ अपनी परीक्षाओं और कष्टों ट्रिब्यूलेशन से गुजरना चाहता हूँ। ये सुनते ही वेनरेबल जिंदू गुस्से से लाल पीले हो गए। मेन कांग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यह कौन सा समय है? तुम्हारा असेंशन बस कुछ ही दिन दूर है। तुमने इसी पल के लिए अमर इमॉर्टल बनने के लिए 1000 साल तक कल्टीवेशन की है। तुम किसी भी अन्य समय मर्त्य लोक में जा सकते थे, आखिर अभी ही क्यों चुना? इसके बाद उन्होंने मेरे सभी साथी शिष्यों को बुलाया और उन्हें मुझे समझाने का आदेश दिया। जब सबने सुना कि मैं मर्त्य लोक में जाना चाहता हूँ तो हर एक को लगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे सीनियर भाई ने मुझे प्यार से सलाह दी, मेन कांग, इस साल असेंड होने वाले सभी शिष्यों में तुम सबसे प्रतिभाशाली टैलेंट हो। इस समय बच्चों जैसी जिद मत करो। एक अन्य शिष्य ने कहा, सही कहा सीनियर भाई, अगर आप मर्त्य लोक जाना ही चाहते हैं तो बाद में जा सकते हैं, अभी क्यों? क्या आप भ्रमित कंफ्यूज हो गए हैं? हर कोई दुखी दिख रहा था, लेकिन वेनरेबल जिंदू से ज्यादा कोई नहीं। उनकी आवाज एक प्यारे पिता जैसी लग रही थी जब उन्होंने कहा, मेन कांग, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला है। मैं तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं दूंगा। अगर मेरा पुनर्जन्म रिबॉर्न न हुआ होता तो मैं उनके हर शब्द पर विश्वास कर लेता और सोचता कि वे सचमुच मेरी परवाह करते हैं। अचानक दरवाजे जोर से खुले और मो चांद किंग हौंफते हुए कमरे में भागा। मेन कांग, तुमने अपने सारे एजियोर बर्ड्स को क्यों मार डाला? उसकी आवाज की घबराहट और एंजाइटी साफ देखी जा सकती थी। मुझे लगभग हंसी आ गई। मेरे पक्षियों के बिना मो चांद किंग भला इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन को कैसे पार कर पाता? वेनरेबल जिंदू ने तुरंत
कहा, मेनकांग, अगर पक्षी मर गए हैं तो मर गए, मैं तुम्हें दूसरा पक्षी दूंगा, उसे ठीक से पालो और मर्त्य लोक में जाने की बात दोबारा कभी मत करना। लेकिन मैंने सबकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मो चांगकिंग के चेहरे पर आए उस विकृत और परेशान एक्सप्रेशन को देखकर मुझे एक असीम संतुष्टि मिली। फिर मैं सीधे अमर मंच इमॉर्टल प्लेटफॉर्म की ओर उड़ा। आसमान के नीचे फैले उस अनंत मर्त्य लोक की ओर देखते हुए मैंने अपनी आंखें बंद की और छलांग लगा दी। हेवन का एक दिन मर्त्य लोक के 1 साल के बराबर होता था। जब मैंने अमर मंच से छलांग लगाई तब असेंशन सेरेमनी में केवल 18 दिन बचे थे। स्वर्ग के 18 दिन का मतलब मेरे लिए पृथ्वी अर्थ पर पूरे 18 साल थे। नीचे उतरने के बाद मैंने इंसानों के बीच अपना समय बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय मैं सीधे डेमन वॉल्ट राक्षसी तिजोरी की ओर चल पड़ा। मुझे अभी भी मो चांगकिंग के शरीर की वो खुशबू याद थी, ओसमेंथस की वो नशीली खुशबू। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इसे कभी नहीं पहचान पाता, लेकिन डेमन वॉल्ट में 10,000 सालों तक तड़पने के बाद मैं अच्छी तरह जानता था कि वह क्या था। वह खुशबू 10,000 अफेक्शन फ्लावर्स से आ रही थी, जो डेमन रियल्म की चोटी पर उगने वाला एक पौराणिक पौधा है जिसमें सभी जानवरों और जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। 990 साल पहले अमर और राक्षसों के बीच हुए ग्रेट वॉक के दौरान डेमन लॉर्ड ने अनगिनत अमर जीवों को लुभाने के लिए इसी 10,000 अफेक्शन फ्लावर की खुशबू का इस्तेमाल किया था। उस अराजकता के कारण 3 अमर पूजनीय इमॉर्टल वेनरेबल्स और कई बुजुर्गों की मौत हो गई थी। बाद में 9th हेवन के एक महान कल्टीवेटर ने डेमन रियल्म में प्रवेश किया और इसके तोड़ की खोज की, जिसे रेड कान फ्रूट के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग करके अमरों ने डेमन लॉर्ड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार राक्षसों को भागना पड़ा और मर्त्य लोक के सबसे दूर के हिस्सों में शरण लेनी पड़ी, जिससे उन्होंने स्वर्ग पर राज करने का अपना मौका हमेशा के लिए खो दिया। मुझे ये बात बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी। मो चांगकिंग असल में डेमन रियल्म के साथ मिला हुआ था। 18 सालों तक मैंने पूरे डेमन वॉल्ट में खोज की। आखिरकार डेमन डोमेन की 9वीं परत 9th लेयर के भीतर मुझे वह पौराणिक रेड कान फ्रूट मिल ही गया। मर्त्य लोक में 18 साल बीत गए और आखिरकार टियानई संप्रदाय के शिष्यों के लिए असेंशन का दिन एक बार फिर आ गया। इस बार मैंने कोई इमॉर्टल बॉडी कल्टीवेट नहीं किया था। इसके बजाय मैंने डार्क डेमोनिक आर्ट सीखी थी। एक युवा अमर सेवक का भेष बदलकर मैं असेंशन सेरेमनी देखने के लिए भीड़ में शामिल हो गया। इस साल असेंड होने वाले शिष्यों की संख्या ज्यादा नहीं थी। मो चांगकिंग को मिलाकर केवल 10 से थोड़े अधिक थे। मेरे शामिल न होने के कारण सबसे प्रतिभाशाली शिष्य मेरा जूनियर भाई यून हेजी बन गया था। अपने एजियोर बर्ड पर सवार होकर यून हेजी असेंशन प्लेटफॉर्म पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन जैसे ही उसने पक्षी को ऊपर ले जाने का आदेश दिया, वह एजियोर बर्ड अचानक पागल हो गया। अगले ही पल उसने भयानक असली आग ट्रू फायर उगली और पागलों की तरह यून हेजी पर हमला कर दिया। आसपास के शिष्य सन्न रह गए। यह क्या हो रहा है? एक चिल्लाया। जूनियर भाई यून का एजियोर बर्ड पागल क्यों हो गया है? दूसरे ने कहा, क्या ये यून भाई का दिव्य पक्षी नहीं है? दिव्य पक्षियों को तो वफादार होना चाहिए। वह अपने ही मालिक पर हमला क्यों कर रहा है? ठीक उसी पल मो चांगकिंग भीड़ से बाहर निकला। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और वह एजियोर बर्ड तुरंत उड़कर उसके पास चला गया। फिर उसने खुशी से चहकते हुए एक आवाज निकाली। मो चांगकिंग ने यून हेजी की ओर बेहद दुखी और पीड़ित एक्सप्रेशन से देखते हुए धीरे से पक्षी को सहलाया। सीनियर भाई यून, आपने मेरा दिव्य पक्षी क्यों चुराया? मैंने इस एजियोर बर्ड को हर दिन पाला है और इसका मेरे साथ एक गहरा बॉन्ड बन चुका है। भले ही आपने इसे चुरा लिया हो, यह आपके आदेशों का कभी पालन नहीं करेगा। मेरा मन किया कि मैं खड़े होकर तालियां बजाऊं। वही पुराना नाटक, वही पुरानी ट्रिक। एकमात्र अंतर ये था कि इस बार मैंने असेंशन सेरेमनी में भाग नहीं लिया था, इसलिए बलि का बकरा मेरे बजाय जूनियर भाई यून बन गया था। मो चांगकिंग के इस आरोप को सुनकर यून हेजी पूरी तरह से हैरान रह गया। जूनियर भाई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने व्यक्तिगत रूप से इस एजियोर बर्ड को पाला है, ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? मो चांगकिंग तुरंत हंसा। सीनियर भाई यून, हर कोई जानता है कि एजियोर बर्ड उसी व्यक्ति को पहचानते हैं जो उन्हें पालता है। हालांकि मैंने इस पक्षी को बहुत लंबे समय तक नहीं पाला है, लेकिन मैं इसे हर दिन अपने दिल के खून हार्ट्स ब्लड से खिलाता हूँ। ये पहले से ही मुझे अपना मालिक मानता है। आप इसे कितनी भी चालाकी से चुरा लें, आप इसे कभी भी मुझसे दूर नहीं कर सकते। तुरंत टियानई संप्रदाय के शिष्य सहमति में सिर हिलाने लगे। सही बात है, एजियोर बर्ड्स अपने मालिकों को पहचानते हैं। हम जो पक्षी पालते हैं वे अपने पूरे जीवन में केवल एक ही मालिक को स्वीकार करते हैं। ऐसा रिश्ता कभी चुराया नहीं जा सकता। जैसे ही मैंने अपनी आंखों के सामने वही पुराना जाना पहचाना नजारा देखा, मेरे दिल में दबी नफरत और गुस्सा एक बार फिर उबल पड़ा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था
जैसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ था। एकमात्र अंतर ये था कि अब मैं आखिरकार इसके पीछे छिपे काले रहस्य को समझ चुका था और इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। शिष्य तुरंत एक के बाद एक बोलने लगे। चूंकि आपके पक्षी जीवन भर केवल एक ही मालिक को पहचानते हैं, वे अपनी वफादारी कभी नहीं बदलेंगे। सीनियर भाई यून ऐसा बेशर्मी भरा काम कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल घिनौना है। जूनियर भाई इतनी मेहनत करते हैं, हर दिन वे अपने एज्योर बर्ड को पोषण देने के लिए अपने दिल का खून निकालने का दर्द सहते हैं, फिर भी यून हेजी ने वास्तव में उनका पक्षी चुरा लिया। उसने ये खुद पर ही मुसीबत बुलाई है। ऐसा नीच व्यक्ति टियानई संप्रदाय में रहने के लायक नहीं है। सही कहा, चोर को संप्रदाय से बाहर निकाला जाना चाहिए, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। असेंशन प्लेटफॉर्म पर खड़ा यून हेजी पहले से ही घावों से लथपथ था। अनगिनत आरोपों के सामने वह बमुश्किल अपना बचाव कर पा रहा था। उसने अविश्वास से मो चानकिंग की ओर देखा और चिल्लाया, जूनियर भाई, तुम मुझ पर ऐसा झूठा कलंक कैसे लगा सकते हो? मो चानकिंग ने तुरंत एक पीड़ित चेहरा बनाया और दयनीय आवाज में कहा, सीनियर भाई यून, मैं जानता हूँ कि आपने असेंट करने के लिए मेरा एज्योर बर्ड चुराया था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आज इतने सारे लोगों के सामने आपका पर्दाफाश नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नफरत करनी है तो मुझसे कीजिए, लेकिन अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो खुद को दीजिए कि आपने सही रास्ता छोड़कर एक चोर बनना चुना। यून हेजी कभी भी अपनी बातों को सही से रखने में अच्छा नहीं था, वो कम बोलता था। इस बीच मो चानकिंग के इस मासूम अभिनय ने आसपास के सभी सीनियर भाइयों और बहनों को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया। एक एक करके सब उसके प्रति सहानुभूति जताने लगे। ठीक तभी वो व्यक्ति जो पूरे समय गायब था आखिरकार प्रकट हुआ। एक शानदार सुनहरी रोशनी के साथ वेनरेबल जिंदू धीरे धीरे असेंशन प्लेटफॉर्म पर उतरे। आते ही उन्होंने तुरंत यून हेजी को दोषी घोषित कर दिया। यून हेजी, तुमने मुझे वास्तव में बहुत निराश किया है। कल रात मैंने तुम्हें चानकिंग के कमरे के बाहर चुपके से घूमते हुए देखा था। उस समय मुझे लगा कि तुम बस उससे बात करना चाहते हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए चानकिंग का एज्योर बर्ड चुरा लोगे। टियानाई संप्रदाय अब तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को नहीं रख सकता। आज से मैं तुम्हारी अमर हड्डी इमॉर्टल बोन को शरीर से बाहर निकालता हूँ। मर्त्य लोक में जाओ और एक आम इंसान की तरह जियो। ये सुनकर मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मेरी पिछली जिंदगी में उन्होंने मुझे चोर घोषित करने के लिए बिल्कुल इसी टोन का इस्तेमाल किया था। बिना किसी जांच के उन्होंने एक ही वाक्य में मेरा भाग्य तय कर दिया था। फिर उन्होंने मेरी अमर जड़ें निकाल दी थी, मेरे हाथ पैरों की नसें काट दी थी और मुझे डेमन वॉल्ट में फेंक दिया था। उस नरक जैसी जगह में एक लाल बालों वाले लोमड़ी राक्षस फॉक्स डेमन ने मुझे दिन ब दिन प्रताड़ित किया था। अचानक एक पुरानी याद मेरे दिमाग में आई। जब मैं बमुश्किल अपनी आखिरी सांसें ले रहा था तो उस फॉक्स डेमन ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया था, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उसकी चीजों के लिए मुकाबला करो? वह स्वर्ग का एक अमर देव है, जबकि तुम केवल राक्षस जाति के एक तुच्छ सेवक हो। जाहिर है मेरे खून और मांस को इस दुनिया के सबसे महान खजाने मिलने ही चाहिए। उस समय मैं कभी उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया था, लेकिन अब सब कुछ पूरी तरह से साफ हो गया था। मो चानकिंग वास्तव में उसी लाल बालों वाले फॉक्स डेमन का बेटा था। मेरी पिछली जिंदगी में हर कोई जानता था कि वेनरेबल जिंदू मो चानकिंग के पिता थे, लेकिन उसकी माँ की पहचान कोई नहीं जानता था। सारे सुराग शुरू से ही वही थे। मैं ही उनके परिवार की इस गंदी साजिश को भांपने में बहुत मूर्ख रहा था। जब मैं इन विचारों में खोया हुआ था, वेनरेबल जिंदू पहले ही अपना मंत्र चला चुके थे। यून हेजी की अमर हड्डी को उसके शरीर से बेरहमी से खींचकर बाहर निकाल दिया गया और अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ उन्होंने यून हेजी को अमर मंच से नीचे फेंक दिया। तो ये है असली सच। मो चानकिंग कोई साधारण इंसान या गॉड नहीं, बल्कि एक फॉक्स डेमन और वेनरेबल जिंदू की नाजायज औलाद है, और इसीलिए वो डेमन रियलम के उस जादुई पौधे का इस्तेमाल करके सारे दिव्य पक्षियों को अपनी तरफ खींच लेता था। अब जब हमारे हीरो मिंगकांग को ये महारहस्य पता चल चुका है और उसने डार्क डेमोनिक आर्ट्स भी सीख ली है, तो सोचिए वो इन दोनों बाप बेटे का क्या हश्र करेगा। आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि आपको आज का ट्विस्ट कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।